नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात देश के दो राज्यों में सबसे बड़ी सियासत की, दो राज्यों में सत्ता के दंगल की और नई सरकार की। जी हां, पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी और तमिलनाडु में विजय के नेतृत्व में नई राजनीतिक तस्वीर साफ हो गई है। दोनों ही राज्यों में कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। सत्ता की कमान नए मुख्यमंत्रियों के हाथ में होगी, लेकिन चुनावी जीत के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ शपथ लेने की नहीं, बल्कि सत्ता के उस अग्निपथ पर खुद को साबित करने की है जहां जनता की उम्मीदें, विपक्ष का दबाव और प्रशासनिक कसौटी तीनों साथ खड़े हैं। बंगाल में हिंसा, कानून व्यवस्था और राजनीतिक ध्रुवीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। शुभेंदु अधिकारी के सामने चुनौती होगी कि वे राजनीतिक टकराव से ऊपर उठकर विकास और भरोसे की राजनीति स्थापित करें। दूसरी तरफ तमिलनाडु में विजय की जीत ने पारंपरिक राजनीति को बड़ा झटका दिया। फिल्मी लोकप्रियता को प्रशासनिक क्षमता में बदलना अब उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। दोनों राज्यों में जनता ने बदलाव के नाम पर जनादेश दिया है, लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ये नए चेहरे उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? रोजगार, निवेश, कानून व्यवस्था और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे नई सरकारों की दिशा तय करेंगे। राजनीति के इस नए दौर में शपथ सिर्फ संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जनता से किया गया वो वादा है जिसकी असली परीक्षा सत्ता के अग्निपथ पर ही होगी। और आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। आज बहुत समय के बाद एक दिन आया है कि नीचे भी कमल है, ऊपर भी कमल है। अब विकास को कोई नहीं रोक सकता। राजनीतिक दृष्टि से देश के दो बड़े राज्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां तेज हैं। शुभेंदु अधिकारी बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे और वो कल सुबह 11 बजे शपथ लेंगे। कोलकाता में हुई विधायक दल की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शुभेंदु के नाम पर अंतिम मुहर लग गई। शुभेंदु अधिकारी के नाम का ऐलान होने के बाद उन्होंने राज्यपाल RN रवि से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को 15,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया है। अमित शाह ने कहा, आज से हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। ममता को धूल चटाने वाले शुभेंदु बंगाल के मुख्यमंत्री होंगे। शाह ने कहा, मन आज भय मुक्त है, सिर गर्व से ऊंचा है। बंगाल अब राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं पर अभेद किला होगा। यहाँ से एक एक घुसपैठियों को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। इस दौरान शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया और आत्मचिंतन की नसीहत दी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। गुंडागर्दी, हिंसा, सिंडिकेट, भ्रष्टाचार, कट मनी, ये जो त्रास था बंगाल की जनता पर, हमारे नए मुख्यमंत्री के चार्ज लेते ही कुछ ही महीनों में ये सारा समाप्त हो जाएगा और बंगाल के किलोमीटरों दूर, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक होगा। पूरे देश भर से हम एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे और देश को घुसपैठिया मुक्त करेंगे। और मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं ये ध्रुवीकरण का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा नहीं है ना जी, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है। पश्चिम और पूर्व दोनों का विकास एक समान होना चाहिए। और आज अंग, बंग, कलिंग और असम, एक प्रकार से पूरी बंगाल प्रेसिडेंसी आज भारतीय जनता पार्टी के ध्वज के नीचे आ गई। विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी रात चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएगी। घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। मैं मोदी जी को प्रति आभार प्रकट करता हूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष के प्रति आभार प्रकट करता हूं, अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद लेते हुए विधायक दल का निर्वाचित हुआ हूं। सब विधायक का समर्थन हुआ। बीजेपी में डेमोक्रेसी है, सब विधायक लोग ने चुना।
अब दावे जो भी हों, लेकिन नई सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती राजनीतिक हिंसा, घुसपैठ, बेरोजगारी और निवेश है। चुनाव बाद हिंसा के आरोपों ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। ऐसे में सरकार को सबसे पहले प्रशासनिक नियंत्रण मजबूत करना होगा। बीजेपी सांसद ज्योतिर्मय सिंह महतो ने कहा, पश्चिम बंगाल के इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब कोई हिंदू हृदय सम्राट राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। उन्होंने कहा कि टीएमसी शासनकाल में बंगाल की स्थिति को पाकिस्तान जैसा बना दिया था। अब बंगाल की जनता को आजादी मिलेगी। अगले 24 घंटे में बंगाल में एक नया सूरज उगेगा। हिंदू हृदय सम्राट बनने वाला है सीएम। इतना दिन तक शायद धर्मनिरपेक्ष के आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण करते गया है और बंगाल को पाकिस्तान का जो हाल है ऐसे बना दिया गया था और उससे मुक्ति मिलेगा बंगाल के जनता को। और इसका अपेक्षा लगभग 24 घंटा और बाकी है। 24 घंटा के बाद नया सवेरा होगा और नया सूरजोदय होगा बंगाल में। पॉलिटिकल मर्डर, लोगों को घर छोड़ना पड़ा, महिला को ऊपर अत्याचार हुआ और ये सब एक साथ में आके आज हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। तो मैं उनका भी याद करता हूँ कि जिसके बलिदान से आज ये सरकार बन रहा है। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री हर वक्त बोलते रहते थे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के माटी में हमारा सरकार तैयार करना, ये सबसे बड़ी बात है। आज वो उस काम पे हम लोग कामयाब हुआ, कल शपथ होने जा रहा है, तो इसका आनंद भी है। लेकिन शुवेंदु अधिकारी के बंगाल में कुर्सी संभालने पर कांग्रेस संविधान को लेकर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस लीडर का कहना है वो शपथ किस बात की लेंगे। ये दुर्भाग्य है देश का कि जो लोग संविधान के अंदर विश्वास न करते हों, वो मुसलमानों के बारे में जिस प्रकार के अल्फाजों का इस्तेमाल कर रहे थे और फिर कह रहे थे कि इजराइल ने जैसा गाजा में किया ऐसा करना चाहिए। तो क्या आप मुख्यमंत्री बन के जेनोसाइड करेंगे? आप देश को एकजुट रहने देंगे? नहीं रहने देंगे। अगर आप इस प्रकार की भाषा बोलेंगे जो किसी भी सूरत में संविधान के अनुरूप नहीं है और कुर्सी पर बैठते हैं, तो शपथ किस बात की लेंगे आप? तो वहीं तमिलनाडु में राज्यपाल और टीवीके के बीच चल रही उठापटक के बाद विजय के मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। कांग्रेस के बाद अब सीपीआई, सीपीएम और वीसीके के दो विधायकों के सपोर्ट से विजय की पार्टी टीवीके ने बहुमत का जादुई आंकड़ा छू लिया है। अब विजय के पास 119 सीटों का आंकड़ा होगा। दरअसल थलापति विजय राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से सरकार बनाने को लेकर 2 बार मुलाकात कर चुके थे, लेकिन दोनों ही बार राज्यपाल उन्हें लौटाते हुए 118 हस्ताक्षर के समर्थन की बात पर अड़े रहे, जिस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का कहना है राज्यपाल को संविधान सम्मत फैसला लेना चाहिए। TVK has emerged as single largest party. It also approached CPIM in Tamil Nadu. Our Tamil Nadu unit of our party has taken a position in consultation with the national leadership of our party. तमिलनाडु की राजनीति ने करवट ली है और वहां के जनादेश को समझना चाहिए। देखिए, गवर्नर को संविधान सम्मत फैसला लेना चाहिए और संविधान सम्मत फैसला ये है कि टीवीके सबसे बड़ी पार्टी है, उसको न्योता मिलना चाहिए। संविधान के अंदर बिल्कुल व्याख्या, स्पष्ट व्याख्या है कि बहुमत सिद्ध सदन में होगा, बाहर नहीं होगा। तो बहुमत सिद्ध सदन में होगा, सदन में बहुमत सिद्ध ना करे तो आप दूसरे को मौका दें। बहरहाल अब विजय का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय है, लेकिन तमिलनाडु में जिस तरह से टीवीके को समर्थन मिला और जिस जादुई आंकड़े को पार विजय ने किया, उससे न केवल सरकार चलाना बल्कि सरकार बनाए रखना भी बड़ी चुनौती होगा। साथ ही नई सरकार के सामने वादों को पूरा करना, रोजगार, आईटी सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और जल संकट जैसी चुनौतियां प्रमुख होंगी। अब बंगाल और तमिलनाडु में नई सरकार शपथ लेगी, जो किसी अग्निपथ से कम नहीं रहने वाली। भले ही चुनाव खत्म हो चुके हैं, लेकिन दोनों ही राज्यों में नई सरकारों की असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जनता बेहतर कानून व्यवस्था, रोजगार, निवेश और तेज विकास चाहती है। ऐसे में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में नई सरकारों के लिए आने वाले कुछ महीने बेहद अहम माने जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जनता से किए गए वादों को जमीन पर कैसे उतारा जाएगा। सुशासन, विकास और जन विश्वास को बनाए रखने की असली परीक्षा दोनों राज्यों की सरकार आखिर कैसे पूरा करेंगी, ये सवाल है।
चलिए, तो सत्ता का अग्निपथ है और विजय थलापति के लिए भी है और शुभेंदु अधिकारी के लिए भी। देखिए, दोनों बंगाल और तमिलनाडु की हम बात करें, दोनों ही जगह एक नई सरकार और दोनों ही जगह नेतृत्व के लिए एक नए चेहरे, और इन चीजों को ऐसे, इन बातों को समझना पड़ेगा कि जो वादे किए हैं, जो बातें रखी गई हैं राजनीतिक रूप से भी, उनको आप किस तरीके से आगे लेकर बढ़ेंगे। क्योंकि बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, तो उनके सामने तो देखिए, हिंसा मुक्त करना ये एक सबसे बड़ी बात है। महिलाओं की सुरक्षा एक दूसरा बड़ा फैक्टर है। अमित शाह ने भी इसको लेकर कहा कि ये प्रायोरिटी में होगा। तो पूरे बंगाल को जो सुनार बांग्ला बनाने की बात हो रही है, उसके लिए कितनी चुनौतियों से पार पाना होगा शुभेंदु अधिकारी को। और दूसरी बात, हम विजय थलापति की बात करें तो तमिलनाडु में जिस तरीके से एक सुपरस्टार का, एक सीएम बनने तक का सफर जो होगा, ये वाकई काफी अच्छा भी दिखता है। लेकिन जो उन्होंने अपने वादे किए हैं, जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं, किस तरीके से चीजों को ले जाएंगे, ये उनके लिए भी किसी चुनौती से कम नहीं है। तो इन चुनौतियों से पार कितना बड़ी सफलता इन दोनों ही स्टेट्स में देखने को मिलेगी, हम चर्चा पर चलेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कुंडू पुष्पलीला। कुंडू पुष्पलीला मैम, आपका भी बहुत स्वागत है। टीएमसी का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में एहतेशामुल हक, उनका भी स्वागत है। अभी कनेक्ट नहीं है, अब से कुछ देर में जुड़ेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रमोद राघवन। प्रमोद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक है निपुण आलम बयान। निपुण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं जो एक्सपर्ट है उनसे करूंगी, क्योंकि राजनीति के जो दो नए चेहरे होंगे, नए चेहरे इसलिए बोल रही हूं क्योंकि बंगाल में और तमिलनाडु में सरकार नई है, सत्ता परिवर्तन बिल्कुल देखने को मिला है। और चेहरों के बात यदि करें तो ममता बनर्जी का लंबे समय बाद शुभेंदु अधिकारी को हम देखेंगे। और तमिलनाडु की बात करूं तो यहाँ तो सिनेरियो ही बिल्कुल अलग है। एक सुपरस्टार अब राजनीति में, वो भी मुख्यमंत्री बनकर यदि आगे बढ़ता है तो वो उसकी चुनौतियां एक अलग तरीके से होंगी। तो मैं प्रमोद जी सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहा हूँ राखी, आप बताइए। मैं दोनों ही स्टेट पे बात करूंगी सर, और क्योंकि मैं साउथ की राजनीति से रिलेटेड आपसे ज्यादा बात करती हूँ, बहुत बेहतर आप उस पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन प्लस मैं बंगाल को लेके भी चलूंगी। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ से शुरू करूं कि दो चेहरे, शुभेंदु अधिकारी और विजय, तो इन दोनों की जो सीएम बन के आगे इन स्टेट्स को ले जाने की जो एक बात की जा रही है, बड़ी जिम्मेदारी है। एक राज्य का मुख्यमंत्री होना, उन चीजों को ले जाना और जितनी नेगेटिव चीजें हैं उन सारी चीजों से बाहर निकालना, ये कितनी बड़ी चुनौती होगी विजय थलापति के लिए। थोड़ी इसलिए ज्यादा क्योंकि उन्होंने जो प्रॉमिसेस किए हैं और राजनीति में जो एक मझा मुख्यमंत्री का किरदार होता है, वो कितना उसको निकाल पाएंगे। देखिए राखी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और यही दोनों सीएम के कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि ये इस समय जिसको कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी उनको इतने सालों बाद जो उनके कंधों पर आई है, जो बिल्कुल बीजेपी की अगर हम बात करें तो बंगाल उनके लिए एक बहुत लंबे सफर के बाद उनको बंगाल मिला है। निश्चित तौर पे वहां पे घुसपैठियों से लेकर तमाम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, हम अपने न्यूज पैकेज में भी आप लोगों ने बताया कि किस तरीके की वहां पे जो बीजेपी की राह जो है बिल्कुल बिल्कुल कांटों का ताज है, एक तरीके से कह सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी, जिस तरीके से मर्डर्स हो रहे हैं, जिस तरीके से राजनीतिक माहौल वहां पर बिगड़ा हुआ है, जिस तरीके से टीएमसी के कार्यकर्ता और बीजेपी के कार्यकर्ता या आम लोगों के बीच में एक समय एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि सिक्योरिटी सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। घुसपैठिया तो अमित शाह जी ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो बिल्कुल अब बॉर्डर को उस तरीके से सिक्योर करेंगे कि जिस तरीके से जो ममता बनर्जी की सरकार में इतने लंबे समय से जो समस्या बन रही थी, अब उसको सबसे पहले हटाने का मुद्दा होगा। जहां तक तमिलनाडु की बात है, देखिए पिछले 2-3 दिन से जो शंका के बादल थे, बंगाल में क्लियर था लेकिन केरल और तमिलनाडु में क्लियर नहीं था। केरल अभी भी पेच फंसा हुआ है, लेकिन तमिलनाडु में अगर मैं बात करूं तो निश्चित तौर पर एक सुपरस्टार जब राजनीति के जब सिरमौर बनता है, सत्ता में जब सीएम के तौर पे, अब आज जो सब शंका के बादल हट गए हैं, क्योंकि जो मैजिक आंकड़ा था 118 का, वो उन्होंने पार कर लिया है। और अगर राज्यपाल की जहां तक कह सकते हैं तो उनके कार्यशैली में डिबेट जरूर हो सकता है, लेकिन वो अपनी जगह पर बिल्कुल, मैं कम से कम अपनी जगह पर उनको बिल्कुल सही मानता हूं, क्योंकि उनको तमिलनाडु में ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो बुलाते भी हैं तो तलपति को आज के पहले, तो क्या वो आंकड़ा पूरा कैसे कर पाएंगे। लेकिन इस बीच में जैसे ही डीएमके ने, स्टालिन ने, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग आपके दर्शकों को एक बात बताऊंगा कि एआईडीएमके और डीएमके का जो गणित सामने आया कि ये सरकार बना सकते हैं, एआईडीएमके की जो ईपीएस सीएम बनने की बात चल रही थी, एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है तमिलनाडु का, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया, उन्होंने एआईडीएमके से बात करी और डीएमके से बात करी, जो भी
पर्दे के पीछे क्या क्या होता है ये आप हम सबको पता है। उस आधार पे स्टालिन एक लेवल पर मान गए थे और वो ये जल्दबाजी चाहते थे कि जो भी फैसला हो जल्दी हो। और इस बीच सीपीआईएम के जो जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने एम ए बेबी ने उन्होंने ये खुलासा कर दिया कि ये सरकार कैसे बनाई जा सकती है और कैसे राज्यपाल इसको बुला भी सकते हैं। हालांकि वो नौबत नहीं आई, उसके पहले वीसीके, सीपीआईएम और सीपीआई। और ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ये तीनों के तीनों डीएमके के लाई है। ये तीनों के तीनों जो डीएमके के लाई है उन्होंने ये फैसला लिया, चिट्ठी विजय को सौंपी। और इस बीच आपको पता भी होगा कि टीवी के सुप्रीम कोर्ट भी जारी थी। तो अब सुप्रीम कोर्ट का खैर कोई मैटर नहीं रह जाता, क्योंकि अब जो मैजिक आंकड़ा बिल्कुल साफ है। लेकिन विजय के लिए अब ये कांटों का सफर है, जैसे शुभेंदु अधिकारी के लिए, जैसे आपने बताया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के पास सिक्योरिटी से लेकर तमाम सा चीजें, यहाँ पे कैडर की राजनीति जो एआईडीएमके और डीएम के पिछले कई सालों से, कम से कम 50-60 साल से ये जो राजनीति चल रही थी कैडर की, उससे हटकर केवल 14 महीने पुरानी पार्टी को तमिलनाडु की जनता ने सत्ता में बैठा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति और एंटी इनकम्बेंसी कैसे अपने आप कैसा मोड़ लेती है। सच्चाई सामने है, दोनों सीएम के रास्ते क्या बोलते बेहद मुश्किल है, लेकिन नजर दोनों पर बिल्कुल बराबर होगी। और राजेंद्र अर्लेकर जो तमिलनाडु के गवर्नर है, ये भी एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं कि जो 11 बजे का टाइम तय हुआ, ये थलपति विजय ने खुद तय किया है। हालांकि टाइम थोड़ा आगे पीछे चर्चा चल रही थी, लेकिन खुद उन्होंने गवर्नर से साहब से रिक्वेस्ट करी कि मेरे को 11 बजे ही शपथ लेना। और ये भी इंटरेस्ट है कि ठीक 11 बजे बंगाल में भी शपथ होने वाली है, क्योंकि कल राज्यपाल अर्लेकर को आपके केरल भी जाना है, क्योंकि वहां के जितने भी सीएम के चेहरे हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं हाईकमान के पास दरवाजा खटखटाने, क्योंकि वहां पे भी कल मुझे लगता है कि सीएम का जो नाम होगा कल उस पर भी मुहर लगने के पूरे चांस है। तो गवर्नर जो है तमिलनाडु के, उनके ऊपर केरल की दोनों राज्यों के समय उनके पास जिम्मेदारी है, तो उन्हें कल उस बात पर भी मुहर लगाने केरल पहुंचना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कि दोनों सीएम के ऊपर जिस तरीके से आपने जो बताया कि, और जो वाकई पूरी जनता के सामने, और ये इंटरेस्टिंग भी है राजनीति के हिसाब से, खुद बीजेपी के हिसाब से, खुद तलपति के हिसाब से, खुद कांग्रेस के लिए या खुद किसी भी पार्टी के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में चेहरा बदला है और सालों बाद बंगाल में चेहरा बदला है। तो निश्चित तौर पे ये देखने वाली बात होगी कि ये जो मुश्किलें हैं, इनसे ये दोनों सीएम किस तरीके से पार पाते हैं, कौन सी रणनीति अपनाते हैं, किस तरीके से जनता को लेते हैं, जनता को मैंडेट को लेके चलते हैं। राखी, बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। निपुण जी मुझे सुन पा रहे हैं? ये राखी जी सुन पा रहे हैं। निपुण जी, आप कैसे दोनों स्टेट के जो सीएम अब होंगे, जो शपथ लेंगे और जिम्मेदारी संभालेंगे, कितनी चुनौतियां इनके लिए आप देखते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि शुभेंदु अधिकारी जी के लिए इतनी बड़ी चुनौती नहीं होगी। उसकी वजह यह है कि एक तो पुराने मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, पहले टीएमसी में थे और ममता बनर्जी के काफी करीबी, ये मान लीजिए एकदम से उनके ही राइट हैंड माने जाते थे। तो एक राजनीति का पूरा अनुभव है, और जिस प्रकार से जमीन पे उन्होंने फाइट की है ममता बनर्जी से अलग होने के बाद, बीजेपी में जाने के बाद, तो मैं समझता हूँ कि उनको राजनीतिक दांव पेंच, प्रशासनिक दांव पेंच, ये सब आते होंगे। दूसरा क्या है कि बीजेपी वहाँ पे क्लियर मेजोरिटी नहीं बल्कि बम्पर मेजोरिटी में है, और सेंटर में भी क्या है आपका बीजेपी है। तो उस लिहाज से भी देखें तो मुझे नहीं लगता कि शुभेंदु अधिकारी को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। ये जरूर है कि बंगाल में चुनौतियां बहुत हैं, चाहे वो जो बांग्लादेशी घुसपैठ उनको निकालने वाली बात हो, या वहाँ पर जो वायलेंस रहा है, हिंसा रही है, उसको लेकर बात हो। इन चुनौतियों का मामला हम देख सकते हैं। दूसरा, मैं मानता हूं कि जो तमिलनाडु की राजनीति है, यहाँ पर थोड़ी सी चीजें मुझे लग रही हैं कि तमिलनाडु की राजनीति में उठापटक हमको बाद में भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हम देखें कि तमाम तरह की शर्तों के आधार पर विजय को टीवी के ऊपर समर्थन दिया गया है, चाहे वो सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, या हम और वीएस की बात करें, इन सब ने समर्थन दिया। दूसरा क्या है कि जो हमारे विजय हैं, यानी कि टीवी के जो लीडर हैं, उनको उतना तजुर्बा नहीं, अभी 2 साल पहले ही राजनीति में प्रवेश किए और इस बार पूरी बम्पर जीत से आ गए। तो एक प्रशासनिक तजुर्बा जिस प्रकार का होना चाहिए, पॉलिटिकल तजुर्बा जिस प्रकार का होना चाहिए, उस तरह का उनके पास में नहीं है। लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी रही चुनाव को जीतने की, चुनाव लड़ने की, वो दिखाती है कि उनके सलाहकार बड़े अच्छे हैं और मंजे हुए सलाहकार हैं। लेकिन मैं कुल मिला के मान के चल रहा हूँ कि तमिलनाडु में समस्या थोड़ी बहुत दिखने को मिलेगी, पर बंगाल में जिस प्रकार से बीजेपी बम्पर मेजोरिटी से आई है, वहां मुझे बिल्कुल भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, वापस बिल्कुल ठीक है। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं?
जी राखी जी, आपकी आवाज आ रही है। अमित जी, देखिए, जो विश्लेषक हैं उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दोनों ही जो पर्सनालिटी हैं उनके लिए बहुत अच्छी बातें कही हैं, और जो हो सकता है वो भी है। लेकिन हमें अब इस तरीके से समझना है, जैसे कि अमित शाह ने भी कहा कि महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में एक प्रायोरिटी में होगी और होनी भी चाहिए। दूसरी चीज़ जो हम देख पाए हैं इतने टाइम से, चाहे वो घुसपैठियों की बात हो, चाहे वो महिला सिक्योरिटी की बात हो, चाहे वो कहते हैं ना कि हिंसा की बात हो, जो सबसे ज्यादा एक बड़ा दाग जैसा है बंगाल के लिए, और हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हो गई हैं जो वाकई अपने आप में सवाल खड़े करती हैं। तो निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी, क्योंकि बंगाल से हैं और टीएमसी में थे, फिर भारतीय जनता पार्टी तक आए और अब वहां की जीतने के बाद शपथ भी लेंगे। लेकिन ये कहते हैं ना कि हम उस परिपाटी को समझते हैं, लेकिन चुनौती होगी कि कैसे चीजों को आगे ले जाएं। हाल की घटना दिखाती है कि सब कुछ इतनी जल्दी आसान नहीं होगा। हम भले ही कितने मंझे हुए हैं, लेकिन कहते हैं ना कि उस चीज को समझना और एक एक वर्षों पुराना हिंसात्मक जिसको देखा गया, घुसपैठ जिसको देखी गई, उसको इतनी आसानी से खत्म कर देंगे, ये इतना आसान नहीं होगा। तो मुझे लगता है बहुत सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ाना होगा। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार हो गई है, सहयोग बिल्कुल हो सकता है, लेकिन किस तरीके से उनके नेतृत्व और जिम्मेदारी को आप देखते हैं आगे? जी राखी जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। पिछले, आपको अगर याद हो तो 1971 में आर के लक्ष्मण जी का एक कार्टून छपा था सभी अखबारों में, जिसमें बंगाल का इलेक्शन दर्शाया गया था और उसमें दिखाया गया था कि फाइटर प्लेन्स हैं, सेना है, ये है। तो पूछा गया कि कार्टून के माध्यम से पूछा गया कि क्या युद्ध है, तो उसमें लिखा हुआ था कि नहीं, बंगाल में इलेक्शंस है। तो आपने सही कहा, जो रक्त रंजित इतिहास है बंगाल की राजनीति का, वो बहुत पुराना है। और इतनी आसानी से, और पिछले 15 सालों में ममता बनर्जी ने जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के दम पर, गुंडागर्दी के दम पर, तुष्टीकरण के दम पर जो इसको और मजबूती दी है, उसके लिए तो निश्चित तौर पर कठिनाइयां आएंगी। लेकिन अब बंगाल में कानून का राज चलेगा, किसी भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाएगा, संविधान के तहत उस पर कार्रवाई होगी और जो भी न्याय उचित दंड उसको मिलेगा, उसको वो सहना पड़ेगा। ये निश्चित तौर पर क्लियर कट हो गया है आज के जो शुभेंदु अधिकारी जी ने अपना वक्तव्य दिया उससे। पहली बात, जो भी हमारा मेन फोकस होगा, जो पूरे के पूरे इस दुर्नीति को, चाहे वो सीपीएम का कल्चर हो, चाहे टीएमसी का कल्चर हो, उसको गुड गवर्नेंस से उसको बदलना, ये सोच को जनता के बीच में, उन पॉलिटिकल जो दुर्नीतियां आज तक चलती आ रही थी बंगाल में, उसको गुड गवर्नेंस के माध्यम से वो परसेप्शन चेंज करना, पहला। दूसरा, हमारे लिए प्रमुख मुद्दा होगा महिला सुरक्षा का, क्योंकि हमने देखा जिस तरीके से रिपोर्ट्स आती हैं कि एसिड अटैक्स में सबसे पहला स्थान जो है वो बंगाल का है, कन्विक्शन रेट में जो पहला स्थान है वो जो बंगाल का है। तो महिला सुरक्षा हमारे नीतियों के केंद्र में, हमारे पॉलिसी मेकिंग के केंद्र में रहा है और बंगाल में भी रहने जा रहा है। तीसरा और बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो ये है कि पश्चिम बंगाल की जो संस्कृति है उसकी रक्षा, जो भाषा है, बंगाली भाषा है, उसकी रक्षा। क्योंकि बंगाल का मेयर ये कहता है टीएमसी का कि अगर 10 साल रुक जाओ वहां पे बंगाली छोड़कर आपको उर्दू वहां की प्रमुख भाषा होगी। तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जब वहां बंगाली अस्मिता की बात आती है, बंगाली सम्मान की बात आती है, बंगाली संस्कृति की बात आती है, तो उसकी रक्षा करना, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति के द्वारा ममता बनर्जी ने इसको बहुत ही, एक तरीके से देखा जाए तो एक रेड जोन में इसको डाल दिया है कि आप कोई भी आंदोलन हो वो अचानक हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। आप चाहे सीए का आंदोलन ले लें, चाहे वक्फ बिल के अगेंस्ट जो आंदोलन हुआ मुसलमानों का वो ले लें, वो अचानक हिंदुओं के खिलाफ खड़ा हो जाता है। और आपने देखा किस तरीके से हरि गोविंद दास और चंदन दास को घर से घसीट कर निकाल कर मारा गया, क्योंकि वो माता की मूर्ति बनाते थे वहां पर। जिस तरीके से वहां पर आरजी कार हुआ, दुर्गापुर हुआ, संदेश खली हुआ, इन सब पर ममता बनर्जी को ने जिस तरीके से अपराधियों को बचाया, आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी रहेगी कि कैसे उनको एक निर्णायक सजा तक पहुंचाया जाए, ताकि देश की जनता के ऊपर ये संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आती है तो किसी भी महिला के साथ, किसी भी इंसान के साथ अत्याचार नहीं होता है, सबको सम्मान से जीने का हक है। तीसरी और अंतिम बात, आपने देखा जो इस दौरान इलेक्शंस के, स्पेशली जो इलेक्शन डे के दौरान हुआ, आपने देखा कांग्रेस पार्टी और डीएमके गठबंधन में थे। इलेक्शन के रिजल्ट ऑलमोस्ट, मतलब जब रुझान स्पष्ट हो गए कि डीएमके हार रही है और टीवीके जीत रही है, तुरंत ही पलटी मार गए और कहा कि हम तो टीवीके के साथ सरकार बनाएंगे।
जबकि नंबर उनके पास भी नहीं है, लेकिन पलटी मार गए। एक दिन पहले तक राहुल गांधी वीडियो संदेश जारी कर ये बोलने लगे कि ममता बनर्जी की गुंडागर्दी के कारण आज उनके एक कार्यकर्ता की मौत हो गई, ममता बनर्जी के अत्याचार के कारण वहां भाजपा को स्थान मिल रहा है, ममता बनर्जी डेमोक्रेसी खत्म कर रही है बंगाल से। और जैसे ही ये स्पष्ट हुआ कि ममता बनर्जी हार गई हैं, तुरंत उनके साथ जाकर खड़े हो गए कि यहाँ तो इलेक्शन की गड़बड़ी थी, ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा वैसा कुछ था ही नहीं। तो जो लोग पत्ते पे गुलाटी मारते हों, उनकी राजनीति स्पष्ट है कि वो ना देश के लिए सोचते हैं, ना जनता के लिए सोचते हैं, वो केवल और केवल अपनी कुर्सी के लिए सोचते हैं। इसी का कारण है कि किसी को अगर सजा मिलती है दिल्ली के मुख्यमंत्री को, तो वो कुर्सी से चिपके रहना चाहता है, इस्तीफा नहीं देना चाहता है। उसी का नतीजा है कि एक व्यक्ति जो कि वहां की मुख्यमंत्री थी, वो हार गई, अपनी सीट भी नहीं बचा पाई, जनता ने उनको इतनी बुरी तरीके से हराया, वो इस्तीफा देना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ये सत्ता लोलुप लोग हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि ये सत्ता ये इनके लिए भोगने की वस्तु है, हमारे लिए सत्ता सेवा की वस्तु, सेवा करने का माध्यम है, मार्ग है। तो जिस तरीके से पूरा का पूरा विपक्ष है, निश्चित तौर पर मार्ग आगे का कठिन है। हमें कानून का सहारा लेते हुए, संविधान के दायरे में चलते हुए इसको और सुदृढ़ बनाना है। और जिस तरीके से आज माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जहां मन भय मुक्त हो, जहां हम सर उठाकर गर्व से चल सके, गर्व से अपनी संस्कृति पर गौरव कर सके, वैसा बंगाल हमें बनाना है। सकल देशे रानी से जे अमार बंगो भूमि, वैसा बंगाल बनाना है। जिस भावना को लेकर ये जन सैलाब निकला, 93% टर्नआउट, और वो उसने ईवीएम का बटन दबाया, उस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमको काम करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, एजुकेशन पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम करना है, और साथ ही घुसपैठियों को भगाना भी है। बिल्कुल ठीक है। कुंडू पुष्पलीला मैम, मुझे सुन पा रही हैं? मैम अनम्यूट करिए। हाँ ठीक है, कर दिया। एक तो मैम आप कुछ कहना चाह रही थी, अपनी बात रखिएगा। एक छोटा सा सवाल मैम, एक छोटा सा सवाल, मैं विजय की बात करूं या मैं शुभेंदु अधिकारी की बात करूं, इन दोनों के लिए चुनौतियां आप कैसे देखती हैं? विजय के लिए इसलिए भी क्योंकि मुझे पता है जब हम चर्चा में थे तब आपको भी ये लग रहा था कि क्योंकि एक सुपरस्टार होने के नाते हाँ थोड़ा सा वोटिंग उसका आ सकता है, लेकिन ये उम्मीद किसी को नहीं थी कि एकदम बहुमत के तरफ चले जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ जाएंगे और एक मुख्यमंत्री तक पहुंचेंगे। तो ये एकदम ही ड्रास्टिक चेंज तमिलनाडु में हुआ। तो कैसे देखती हैं और कितनी चुनौती मानती हैं दोनों के लिए? नहीं, तमिलनाडु वाला थोड़ा सा स्पेशल है। हमारा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से भी, तेलंगाना पीपल से भी वो लोग बहुत थोड़ा सा स्ट्रांग है, और भाषा के ऊपर उन लोगों की इतनी स्ट्रांग रहते हैं, दूसरी भाषा सुनना पसंद नहीं करते हैं। और उनके स्टेट में इतने लोगों से वो लोगों का हीरोइज्म को इतना मानते हैं कि अगर हीरो स्मार्ट हो ना हो, मगर कैरियर उनका एक्टिंग से लेके फिदा हो जाता है। उनके लिए टेम्पला बना देते हैं, जयललिता लेके। अभी देख रहे हैं ना तमिलनाडु में जितना फैनिज्म रहता है हीरोइज्म के ऊपर डिपेंड रहता है। और वो बच्चा जो है ना छोटा है, इन दोनों से सीनियरिटी से देखो तो जूनियर है, मगर इनके साथ हुआ था जो घटना हुआ था, इन्होंने जब पार्टी का मीटिंग लगाने गए तो वहां का संगठन हुआ था, कोई ऐसे मर गए थे बहुत, जो इतने पब्लिक भीड़ आ गए थे, उसमें 2-3 लोगों का मरने का ही हो गया था। तो ऐसा संगठन होते हुए उसको दिखाते हुए उनको स्टालिन सरकार ने उस टाइम में उसको इतना परमिशन तक नहीं दिया उसको मीटिंग्स लगाने के लिए, जैसे कैंपेनिंग करने में भी नहीं, तो वो पार्टी लॉन्च करने के टाइम में से भी सब लोग देखते रहे थे कि उनकी प्रजा उनको ये ऑब्जर्व कर रहे थे, ऐसा नहीं करने चाहिए। जो संगठन होता है वो होना बोल के उन लोग करवाते नहीं, वो ऑटोमेटिकली गलती से होता है। वो एक दूसरी बात है, उन्होंने हीरो है, यंग है, और ये जो स्टालिन ये लोग है ना, थोड़ा सा कहाँ भी पब्लिक इतना ये रहता है, चेंज देखना चाहते हर बार। तो ये चेंज इस बार वो लोग देखना चाह रहे हैं कि फुल मेजॉरिटी आना हर पार्टी का एक मुश्किल हो गया है। उस टाइम में ना इनको डालना नहीं ना उनको डालना नहीं, नया पर्सन कोई भी आएगा उनको उनके ऊपर भरोसा करते हुए वो लोग हीरोइज्म के नाते होने दो, जो भी होने दो। ये जो 2 बिल्लियां लड़ ली है तो तीसरा को मौका मिलता है ना, वैसे रिजल्ट भी ऐसी हीरोइज्म से भी थोड़ा पब्लिक का माइंड भी जरा हीरो से फैनिज्म से भी चलते रहते हैं। ये तमिलनाडु में ज्यादा रहता है,
जैसा जयललिता जी की देख लीजिए, उससे पहले की हीरो था उनके बारे में देख लीजिए। ऐसे जो हीरोइज्म का बहुत वो लोग मोहब्बत करते हैं, वो अपना मानते हैं, वो परिवार में उन लोग का अलग से व्यवहार है। अभी विजय का अभी इन लोगों ने जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट वाले गवर्नर का सब्जेक्ट इतना डेंजरस हो गया, हर राष्ट्रों के ऊपर अपन को कोई भी पावर चलाने के लिए जाएगा तो उनको नहीं टिकने दे रही बीजेपी सरकार। उसमें क्या है बोले तो इसमें क्या है बोले तो कि यहाँ पर गवर्नर का व्यवस्था है ना, थोड़ा लोग तो प्रोटेस्ट भी कर रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नर का व्यवस्था को निकाल के फेंको, क्योंकि अगर गवर्नर ऐसा पोस्ट है, राष्ट्रपति गवर्नर ऐसा है कि कोई पार्टी का नहीं रहना चाहिए, मगर इन्होंने पॉलिटिकली उन्होंने एमएलए बन के फिर वहां से आके बीजेपी से काम करते हुए फिर आके उन्होंने गवर्नर बना। यानी कि कितना भी पब्लिक का वोटिंग से जीते से पर्सन को ये गवर्नर का रूप में उनकी जो है ना, ये लोग ऐसा फुल मेजॉरिटी आया तो उनको बुलाना चाहिए। मगर विजय की इतना परेशानी करा कि इनकी चाल से बीजेपी को उनको डराते हुए, नहीं तो बीजेपी का लोगों को उधर भी सरकार इनका बनने के लिए इतनी सारा कोशिश करे कि यानी कि वहां पर बीजेपी का एक सीट था। शर्मिंदगी की बात है, एक सीट था विजय का एरिया में, तमिलनाडु में एक सीट जीता था। एक सीट जीतने वाला गवर्नर को सामने लगाते हुए कठपुतली के जैसा पब्लिक वोट को रेस्पेक्ट नहीं देते हुए उनको परेशानी किया। मगर आज हम लोग तेलंगाना पूरा उसमें तमिलनाडु में कांग्रेस एंड अदर जो पार्टियां पूरा प्रोटेस्ट कर रही थी हम लोग, तो पब्लिक में भी इतना क्यूरियोसिटी बढ़ गया था कि बीजेपी क्या करने जा रही है, आखिर में क्यों परेशानी कर रहा बंदा को। तो ये पब्लिक ओपिनियन देखने के बाद अभी उन्होंने दो पर्सन से सीपीएम या अलग पार्टी वालों से उन्होंने जोड़ लिया था। अभी 118 का मेजॉरिटी ला लिया। इतना जो पिक्चर देखे तो कैसा अपन क्यूरियोसिटी थे, सस्पेंस देखते ना, ऐसे ही ये लोग उसको परेशान किया था बीजेपी वाले ने, उनको डेमोक्रेसी को किल करने में, लीडरशिप को किसी को आने देना और उनका राष्ट्रों में जो है ना पावर किसी को हाथ में नहीं रहने का चाल में ये लोगों ने उनके साथ में बहुत सारी नाइंसाफी किए थे। मगर पब्लिक का गुस्सा देखने के बाद ऑटोमेटिकली अभी उनका सपोर्ट देने के मिल जाने के बाद अभी वो बंदा सीएम बन गया। कल उसका वोटिंग सेरेमनी है। मगर ये तमिलनाडु वाला इतना अच्छा है कि माने तो सिर पे रखेंगे, नहीं तो उखाड़ के फेंक देंगे, इतनी स्ट्रांग है वो। और दूसरी जगह बंगाल में जो है ना दीदी के साथ काम करे हैं वो, और उनके बंदाई छे लूपहोल्स क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी है। और उन्होंने वहां का माहौल को ये लोग पगड़बंदी से मतलब प्लान से बंगाल में हम लोग इस बार आएंगे, ऐसे चलाएंगे, ऐसे लोग कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएंगे, महिलाओं को सुरक्षित देखेंगे, ऐसे ऐसे बात कर रहे हैं। हंसी की बात है राखी जी, एक बात है अभी तक कोई भी नहीं किया होगा, मैं कह रही हूँ कि रोहिंग्यास आ गया है, उसके लिए केंद्र सरकार ने उस टाइम में दीदी को लेटर लिखे गए, क्या बोल के कि हम बॉर्डर रखेंगे आपका राष्ट्र में, कि रोहिंग्या कोई भी आपका स्टेट में नहीं घुसने का। उस टाइम में उन्होंने नहीं परमिशन नहीं दिया कहते, तो इसीलिए वो बंगाल में ऐसा रोहिंग्या आ गया, देश को सेफ्टी नहीं है बोल के। अरे शर्मिंदगी की बात है कि देश में पूरा देश को बॉर्डर बना बोलो, कंपाउंड वॉल बना दो बोलो, इतने लोग कहाँ से आते थे। अभी देखो टेररिस्ट कहाँ से आ गया। अपन देखते पूरा देश में क्या क्या संगठन हुआ था, कौन संभालना है उसको, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस फेल्यूर है। मगर ये बात लेते हुए उन्होंने जब वहां पर का जो भी इश्यूज होगा, हाँ गलतियां सबसे होती है, पावर के लिए कुछ भी करते हैं, जब मदद कर सकते हो औरत क्यों नहीं कर सकते। पॉलिटिकली औरत एंड मर्द एक ही है, वो लोग पावर के लिए सीखना पड़ता है, सिचुएशन सिखा देती है, ऐसे जो लोग करते हैं ना। और फर्स्ट टाइम 3 बार भी महिला आने के बाद, उसको हराने के लाखों कोशिश करने के बाद भी आज इन्होंने उन लोगों को हराने में सक्सेस हो गए बोल के मान रहे। मगर आज उनके सामने सवाल इतना खड़ा है राखी जी, वहां का माहौल अगर कंट्रोल नहीं करेगा, अमित भैया कितने बातें बोले ना, उसमें एक बात भी ठीक से वो नहीं निभाए तो जनता की गुस्सा देखना पड़ेगा वहां पर। दीदी हमारा पार्टी से गठबंधन छोड़ दिए होंगे,
अभी दीदी को सपोर्ट करना है, एक महिला को रेस्पेक्ट करना है, बस उसमें हमारा को वो नजर से देख रहे हैं, वो नजरिया से देख रहे हैं हम लोग। तो दीदी के सपोर्ट में उन लोगों के ऊपर हमला करना, उसके पार्टियों का हमला करना, ये सब ऐसा गलतियां काम नहीं करने का। आप देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप कितने राष्ट्रों में, पूरा देश में आपका जो माइंड गेम खेल रहा है ना, हिंदू राज बनाएंगे, माइनॉरिटीज को निकाल दे के फेंकेंगे। कौन कर रहा है भाई माइनॉरिटियों के साथ गेम? किसका साथ में खेल रहा है? माइनॉरिटी को निकाल के फेंकने का। आपको जब वोट आते हैं आपको अमित जी, माइनॉरिटी चाहिए, मगर देश में हिंदू देश का डिक्लेयर करने के साजिश कर रहा है। अभी उसकी वजह से एक महिला को पावर में रहने से ना देखते हुए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी ठीक है मैम। ग्राउंड से राहुल जी ने जा गया, सब लोग जो है ना गठबंधन में कितने लोग हैं उनके साथ में जाके उनको जो है ना उनको सपोर्ट करे। आगे भी ऐसा नहीं होने का। तो हमारा भी कल के दिन SIR के बारे में हम लोग निकाले तो भी वो जो है ना 91% आ गया वोटिंग परसेंट बोल के वो ऐसा बोल रहे हैं, मगर इसके पीछे भी कुछ साजिश है। ठीक है तो मैम। ये जो है ना हम लोग कितना भी बोलो, हमको ये डिमांड करना पड़ रहा है, इलेक्शन कमीशन वाला जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहते हैं माँ, हमको VVPAT पूछे तो नहीं देना हो रहा है इन लोगों को। हम फिंगरप्रिंट्स रखेंगे भाई, हम फिंगरप्रिंट्स जो भी वोटर जाएगा वोट डालेगा, फिंगरप्रिंट्स डालेंगे, जब देखेंगे आपका जो हरकत कितने करते हैं, आप लोग कैसे दिखते हैं। और दीदी का सब्जेक्ट में तो डायरेक्ट हर टीवी में दिखा दिया ये लोग कैसा उसको मैनिपुलेट करा था EVM का ठीक है मैम, उसमें रोकूंगी। हाँ। डब्बे में उनका हाथ में दिखने के। तो ये लोग जो है ना ऊपर से मार के मलम पट्टी लगाते हुए ये सिंपैथी दिखा देते हैं बीजेपी वाले। ठीक है हम तो मैम, इसके ठीक है। ऊपर यकीन नहीं है, एहतेशाम जी जुड़े हमारे साथ। भरोसा भी नहीं है। एहतेशाम जी जुड़े? चलिए, एहतेशाम जी अभी कनेक्ट नहीं है। अमित जी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, थोड़ा जल्दी से बात रखिएगा, अनम्यूट करिए। क्या जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं ये कह रहा था कि जो अभी पुष्पलीला मैडम ने जो कहा कि भी वोट देकर आएगा हम उसके अंगूठे का निशान लेंगे, तो ये वही मानसिकता है कि जो भी महल बनाएगा उसका अंगूठा काट लिया जाएगा या हाथ काट लिया जाएगा। ये वही मानसिकता है जो EVM मशीन पर इत्र लगा देता है और कहता है कि अगर TMC को वोट दिया होगा तो बाहर आके उसकी उंगली को चेक करना, अगर नहीं दिया होगा तो उसकी उंगली काट देना। ये वही मानसिकता है जो पुष्पलीला मैडम जी ने कहा है। तो निश्चित तौर पर ये नफरत की राजनीति से हमें जीतना पड़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम जीतेंगे क्योंकि जनता साथ में है। और राखी मैम, एक बात और कह दूं मैं, अगर द्रौपदी का चीरहरण होगा ना तो माधव को तो आना पड़ेगा। तो जिस तरीके से माधव रूपी जनता ने, बंगाल की जनता ने जो परिवर्तन किया है, जिस दिन वो जो घड़ा है वो तमिलनाडु का भर जाएगा वहां भी माधव आएंगे। जिस दिन वो घड़ा केरला में भर जाएगा उस दिन भी माधव आएंगे और इस सत्ता रूपी जो अहंकार है उसको उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आज हमारे दल के नेता चुने गए हैं शुभेंदु अधिकारी जी, कल उनका शपथ ग्रहण है और जिस तरीके से वहाँ गतिविधियां हो रही हैं, हम उसके बाद की जब सरकार गठन होगा हम देखेंगे। लेकिन तमिलनाडु में क्या हो रहा है, ये कह रही है कि संविधान के तहत जो गवर्नर की व्यवस्था है, राष्ट्रपति की जो व्यवस्था है, उसको उखाड़ फेंक देना है। तो मानना ही नहीं है। मैडम इसको थोड़ा म्यूट करवाइए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है। तो उसको मानना ही नहीं है, जो कि संविधान के तहत एक गवर्नर की स्थिति, जो पोजीशन है संविधान के तहत राष्ट्रपति जी की पोजीशन है, उसको ये मान ही नहीं रहे हैं। तो वहां पर गवर्नर क्या कह रहे हैं? गवर्नर यही कह रहे हैं ना कि आप नए हैं, आपका जो इंडस्ट्री है वो फिल्म इंडस्ट्री रहा है, राजनीति में आप नहीं रहे हैं। गवर्नर का यही काम ही है कि किस तरीके से सबके साथ समन्वय बनाकर एक सरकार बनाने की जो स्थिति है उसको स्पष्ट की जाए, और इसी के लिए वो प्रेशर कर रहे हैं कि आप हमें पूरा लिस्ट नाम दीजिए। यही हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी, जब उनको सरकार बनाना था। तो इस तरीके से अब अगर अपनी बात कोई ना करे तो वो हमारे साथ नहीं है, जो अपनी बात करे वो बहुत अच्छा है। तो ये तो इनका रवैया हम देखते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक में फैसला दिया तो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है, नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खराब है। आपने कोई अच्छा काम किया तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे को, और जो ये काम कर रहे हैं अगर उसकी बात नहीं की तो ये उसके अगेंस्ट में आ जाएंगे। तो ये जो परिस्थिति है इसी को बदलने का प्रयास हम करेंगे बंगाल में, और देखिएगा परिवर्तन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। बांग्लादेशी बहुत जल्द आपको भागने को देखने को मिलेंगे। ठीक है प्रमोद जी, मुझे एक बड़ी जो एक बात आ रही है बार बार, वो यही आ रही, देखिए पक्ष और विपक्ष ना हमेशा अपने
चेहरे का, अपने नेतृत्व का, वो उनको उस तरीके से लेके चलेगा। लेकिन बंगाल है, चाहे तमिलनाडु है, वहाँ की पृष्ठभूमि क्या कहती है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वो कितने ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, क्योंकि ठीक है मौका तो मिला 5 साल के लिए, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो बड़े बड़े मुद्दे हैं वो बहुत बड़ी चुनौती के रूप में होते हैं। जैसे कि मैं बार बार आ रही हूँ, बंगाल में एक हिंसा, आप पिछला रिकॉर्ड देखिए, आप अभी का रिकॉर्ड देखिए, और कई सारे, चाहे आरजीकर का हम मामला देख लें, संदेश खाली का हम देखें, ये वो मामले हैं जिसको लेकर सबकी नजरें होंगी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में इन पर क्या काम होता है। क्योंकि बोला गया है शुभेंदु अधिकारी की तरफ से भी कि हम एक आयोग बनाएंगे, हम कमेटी बनाएंगे, प्रॉपर तरीके से इस पर काम करेंगे, और जब तक वहां से खुलासे होकर कार्रवाई होना शुरू नहीं होगी तब तक पीछे की चीजों को छोड़ दीजिए। क्योंकि जो एटमॉस्फेयर वहां का बना हुआ है वो आ जाते हैं, वो इतनी जल्दी उसको एक्सेप्ट करने वाले नहीं। हमने बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य में माना कि वो सब कुछ जानते समझते हैं, लेकिन इन चीजों पर प्रायोरिटी से काम करना एक बहुत बड़ी चुनौती और प्राथमिकता होगी, क्योंकि सब कुछ इतनी आसानी से नहीं होगा। विपक्ष में टीएमसी बैठी है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, चुनौती इस वजह से भी होगी क्योंकि अभी तक बीजेपी की ये शिकायत थी कि बंगाल हमारा नहीं था, बंगाल में कोई और सरकार है, तो सेंटर और जो कहते हैं कि 1 और 11 वाली बात हो रही थी वो नहीं हो पा रही थी। अब बंगाल भी बीजेपी का है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी है, तो निश्चित तौर पे अब ये जिम्मेदारी डबल हो जाती है कि अभी तक आप बीजेपी, हिंसा की बात हो, सिक्योरिटी की बात हो, कितने सारे ऐसे रेप हुए जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मतलब भारत का एक जो बहुत गलत छवि गई है। तो निश्चित तौर पे अब बंगाल में भी सरकार बीजेपी की है, केंद्र में भी है, तो निश्चित तौर पे जब डबल इंजन की सरकार है तो ये जवाब शुभेंदु अधिकारी को आगे देना पड़ेगा। अगर वो सफल नहीं हो पाते हैं, फिलहाल हम ये नहीं कह सकते कि वो कितने कड़ा रूप लेंगे, कैसी कमेटियां बनाएंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। और निश्चित तौर पे जब देखिए एक संदेश और बढ़ा गया, मैं आपको बताऊं, अगर हम बारीकी से इस राजनीति को देखें, जनरली बीजेपी के ऑब्जर्वर्स कोई मंत्री या कोई सांसद जो भी कहते हैं, अमित शाह जी बहुत कम जगह पर ऑब्जर्वर बन के गए हैं, और अगर बंगाल में गए हैं तो निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि अमित शाह कई मामलों को खुद भी हैंडल करेंगे, जितना मेरा अपना अनुभव है। और निश्चित तौर पे वहां पर ये अब शुभेंदु अधिकारी को निश्चित तौर पे केंद्र का साथ तो है ही है, लेकिन जो मौजूदा जो गर्म मुद्दे हैं, जहां पर छवि सुधारना है, जहां पर जमीनी लेवल पर एक बंगाली जनता को ये समझाना है कि जो नई सरकार आई है वो आपकी है, इतनी बम्पर मेजोरिटी के साथ आई है, तो निश्चित तौर पे संदेश ग्राउंड तक जाना चाहिए। लेकिन हमने देखा जो तस्वीरें बंगाल से आ रही हैं अभी भी थोड़ी सी चिंताजनक है, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह जिस छवि के लिए जाने जाते हैं, जिस कड़क रुख के लिए जाने जाते हैं, जिस सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, निश्चित तौर पे वो सपोर्ट कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को मिलना चाहिए, और मिलेगा भी। जहां तक अभी तक मैं जो समझ पा रहा हूं, आगे की जो बात है वो तो हम भविष्य पे टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन चुनौती बहुत कठिन है। निश्चित तौर पे बंगाल के मुद्दों को, बंगाल की जनता को, सबसे बड़ी बात है बंगाल ने जो वोट दिया है उस जनता के सामने बीजेपी को कहीं खड़ा नहीं उतरना है, बीजेपी को बंगाल की जनता के सामने खड़ा उतरना है, ना किसी विपक्ष के सामने खड़ा उतरना है, ना किसी और के सामने खड़ा उतरना है। जनता को जवाब देना है, और जनता की इस जवाबदेही पे तय होगा। तो जिस तरीके से बंगाल का बैकग्राउंड रहा है कि वहां पे लेफ्ट की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, लंबे समय तक सरकार में रही है, तो निश्चित तौर पे बीजेपी के हाथ में भी एक बहुत गोल्डन मौका है कि वो छवि उस ग्राउंड तक पहुंच गए, तो निश्चित तौर पे बीजेपी एक लंबे टाइम के लिए बंगाल में रहेगी। बिल्कुल। निपुण जी, अमित जी 1 सेकंड रुकिएगा। निपुण जी, इसी चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा रही हूँ। मुझे लगता है बार बार जो हम एक फोकस लेके जा रहे हैं ना, सुरक्षा की दृष्टि से, हिंसा की दृष्टि से, और जो भी सिनेरियो, जो माहौल वहां का रहा है कि उसको कैसे वो कंट्रोल करके ले जाएंगे, भले ही वहां की चीजों को समझते हैं, उसके बावजूद चुनौती क्यों है। हाल ही में जो उनके पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई, आप ये सोचिए कि जो व्यक्ति उनके साथ इतने लंबे समय तक था, देखिए उसके आगे पीछे का सिनेरियो जांच का विषय है, मैं कोई अलग से टिप्पणी नहीं करूंगी, लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा, पूरे इलेक्शन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हुए, पिछले 5-6 सालों से उनके साथ काम करते हुए, यदि उनके ही इतने क्लोज किसी व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, तो आप सोचिए कि क्या कानून व्यवस्था होगी। अब जिम्मेदारी आई है तो पहले तो यहीं से शुरुआत करें कि यहीं से क्या आप उनके अपराधियों को पकड़कर उतनी बड़ी सजा दिला पाएंगे, तब फिर दूसरे मामले आएंगे। देखिए निश्चित रूप से राशि जी ये बड़ी बात है, और आप सोचिए किसी जो सीएम बने हैं उनके पीए की हत्या होना, ये कोई छोटी बात नहीं है। और आप देखिए इसको लेकर खुद हमारे जो गृह मंत्री जी हैं अमित शाह जी, उन्होंने इस पे लेकर अपने खुद ही बात की थी। अब ये भी आपने सुना होगा कि खुद शुभेंदु अधिकारी जी से बात की थी।
तो निश्चित रूप से उनको सजा दिलाना, और केवल उन्हीं को नहीं, देखिए पूरे बंगाल में जिस प्रकार का हिंसा का एनवायरमेंट, और वो उसको पूर्ण रूप से शांत करना। आज मैं भी सुन रहा था जब अमित शाह जी भाषण दे रहे थे, गृह मंत्री जी, तो उन्होंने एक बड़ी बात कही कि किसी भी तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था का भी राजनीतिकरण नहीं होगा। आपको याद होगा किस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों ने सेंटर की बात को नकारा, कई बार ऐसा हुआ था। और अभी भी जब आपके चुनाव खत्म हुए तो आपने देखा होगा कि ऊपर से नोटिफिकेशन निकलता है कि जितने डॉक्यूमेंट है उन सब को हटा दीजिए, किसी के हाथ नहीं पकड़े जाने चाहिए। इस तरह का, यानी कि जो एक राजनीति और प्रशासनिक अधिकारियों की जो साठगांठ थी, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि आगे हो सकता है कि जो टीएमसी के समर्थक प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी काम में रोड अटकाएं। और एक बड़ी बात क्या है, देखिए बंगाल जो है हमारा एक ये हम कह सकते हैं उसको बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट किसका? बांग्लादेश का। और जब घुसपैठियों को निकालने की बात आएगी तो आप लगातार देख रहे होंगे, कल भी बांग्लादेश के जो होम मिनिस्टर है उनका स्टेटमेंट आया कि हम उम्मीद करते हैं कि भारत की ओर से ऐसा नहीं होगा। लेकिन हमारी ओर से प्रतिक्रिया दी, रणधीर जायसवाल जी ने कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि नहीं, जितने घुसपैठिए उनको निकाला जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। जो वादा आपने किया, आज करीब 2 करोड़ के आसपास घुसपैठियों की संख्या है, उनको बाहर निकालना, उनको रिपोर्ट करना, ये एक बड़ी चुनौती होगी। निश्चित रूप से मुझे, जो भी हम इससे पूर्ववर्ती बोल रहे थे, कि निश्चित रूप से मैं ये मान के चल रहा हूँ कि केवल शुभेंदु अधिकारी जी नहीं, बल्कि इसमें हमारे जो गृह मंत्री जी हैं पश्चिम बंगाल की राजनीति में, वो सीधा अपना हस्तक्षेप रखेंगे। कि केवल इसलिए नहीं कि बांग्लादेशी, बल्कि आप जानते हैं सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो असम और बंगाल दोनों को जोड़ता है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। उधर चीन, इधर भूटान, नेपाल, उनका ट्रांजिट रूट को देखना। तो बंगाल बहुत ही हमारा एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन वाला स्टेट है। तो मुझे लगता है कि वहां पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना इन्वॉल्वमेंट रखेगी, और यही इक्वेशन हमको बनता दिख रहा है। और मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को देखना कि वो कैसे अपने घरेलू और जो बॉर्डर के मुद्दे उनको कैसे संभालते हैं। क्योंकि देखिए, एक इंटरेस्टिंग बात अभी होने वाली है। अभी 2026 में ही गंगा वाटर ट्रीटी जो थी बांग्लादेश के साथ, 30 साल पूरे हो गए, उसको अब रिवाइव भी करना है। तीस्ता वाटर का मुद्दा बहुत पहले से अटका हुआ था, जिसको बार बार ममता बनर्जी रोक देती थी। तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होंगे जो नेशनल के साथ साथ, रीजनल के साथ साथ इंटरनेशनल भी होंगे। तो उन सबको साधना ये बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं अमित जी? जी राखी जी, मैं ये कह रहा था कि जो बॉर्डर सिक्योरिटी की बात होती है तो आपने सुना होगा अमित शाह जी ने क्लियर कहा था कि हमारी सरकार बनने के बाद 6 महीने के भीतर पूरा का पूरा लैंड एलोकेशन होगा, वहां पर पोस्ट चेक पोस्ट बनेंगे, बीएसएफ की वहां पे तैनाती होगी, और पूरे उस चीज को सिक्योर किया जाएगा। और जहां पर मान लीजिए तालाब है, नदी का वो पूरा भाग है, वहां पर भी उसकी रणनीति अलग तरीके से बनाई जाएगी कि वहां से किसी तरीके से कोई घुसपैठिया अंदर ना घुस जाए। उसके बाद आपने देखा पिछले सालों में 2016 में अब तक तो बांग्लादेश के साथ लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट ही नहीं था, जो कि 2016 में फाइनल हुआ। उसके बाद जो हमारी पॉलिसी के तौर पे 2015 में आपने देखा पुशबैक पॉलिसी हुआ, जो घुसपैठियों के लिए जो एसओपी था उसमें बदलाव किया गया, और डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट, इसकी एक निर्णायक तौर पर पॉलिसी की बात कहने अमित शाह जी ने कहा। तो आपको मैं निश्चित करना चाहता हूं, आपके दर्शकों को, कि घुसपैठियों को इस देश से बाहर निकाला जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, जो बात हुई प्रशासनिक अधिकारियों की, जिस तरीके से राजनीतिकरण वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों का हुआ करता था, आप ये देख लीजिए कि आप किसी भी काम के लिए जाएंगे, अगर आप टीएमसी के कैडर के लोग हैं, आप टीएमसी के गुंडे के लोग हैं, तब तो आपका काम होगा, लेकिन बाकी लोगों का काम नहीं होगा, उसको लटकाया जाएगा। आपने देखा नौबानो जो सचिवालय है, वहां पर इलेक्शन के बाद पूरी की पूरी सचिवालय बिल्डिंग भगवा मय हो गई थी। किस तरीके से अधिकारी भी, जो राज्य के अधिकारी थे, वो भी किस तरीके से त्रस्त थे कि उनको जनता का काम करने से रोका जाता था, उन्हें बोला जाता था कि इसका काम करो, इसका मत करो, इतना रोक टोक होता था कि पूरा का पूरा सचिवालय ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा, भगवा मय हो गया। तीसरी बात मैं कहना ये चाहूंगा कि आपने जैसे ही इलेक्शंस के नतीजे आए, आपने देखा बंगाल के हर जगह से उत्सव की तस्वीरें आने लग गई। कहीं पे कोई मंदिर खुलने लग गया,
कहीं पे कोई जो छोटे जो बीजेपी के जो कर्मी थे उनके दुकानों को बंद कर दिया गया था, उनके स्कूलों को बंद कर दिया था, वो सब खुलने लग गए, लोग उत्सव मनाने लग गए, भगवा रंग की कमी हो गई मार्केट में, वो मिलना ही बंद हो गया अबीर भगवा रंग का। तो ये दिखलाता है कि जनता के मन में कितना उत्साह था, कितनी शिद्दत से वो चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बने, और ये प्रचंड भूमिका जो प्रचंड नंबर जो आए हैं ये उसी का स्वरूप है राखी जी। और इसके लिए तो जितना कृतज्ञता, जितना धन्यवाद बंगाल की जनता को, बंगाल की भूमि को दी जाए उतना कम है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि समय की सीमा है। कुंडो पुष्पलीला मैम कुछ कहना चाहती हैं तो बहुत जल्दी से अपनी बात रखिएगा। ये कमी नहीं, ये कम नहीं है, वो कम नहीं है, दोनों में बराबर टकरार लेने का जो है ना, पब्लिक को छोड़ के इन लोगों का जो करना था मनमानी चला रहे थे, जो पावर के गेम में थे वो सब कुछ करता है, मगर बीजेपी ने इसको इतना स्ट्रांगली ले लिया है, इस बार इसको हराना है। बस पब्लिक के लिए कुछ करता नहीं करता वह पब्लिक देख सकते हैं फ्यूचर में। अगर कुछ भी अभी ये प्रोमिसेस कराना, अभी बॉर्डर के सब्जेक्ट बात कर रहे थे भैया ने, ठीक है, 2010 के बाद आपने एक भी राज्य में अपने सरकार रिपोर्ट नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है। नहीं भैया सुनिए, आप अच्छे करने वाले तो मुझे तो भरोसा नहीं है, देश कहता तो भरोसा नहीं, जो भी नहीं आपको भरोसा नहीं है, लेकिन जनता पर आपका भरोसा नहीं है। 2010 के बाद आपकी कहीं सरकार रिपीट नहीं हुई है। आप स्ट्रैटेजी काम करा होगा, जो दुश्मन का लोग आंखें रहते ना, पावर का गेम चलाने वाला आप जो आंखें में से पानी निकाल रहे, वो जो है ना सचमुच आंखें में से नहीं निकाल रहे पब्लिक के लिए। ये जो है ना झूठे बातें करने का आप जो ट्रेनिंग दिया ना आपका बीजेपी वालों को, तो हुआ मैम ऑडियो ब्रेक हो रहा है आपका बहुत ज्यादा। वाला होना हो तो एक राष्ट्र में अलग अलग पार्टियां, स्टेट का स्ट्रांगनेस बनना चाहिए, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का इनकी हरकतें और जगह ऐसी रहेगा। तो मेरे को तो उम्मीद नहीं है ये नहीं चला सकते हैं, और पब्लिक इसके ऊपर बड़े भरोसा लेके अभी पब्लिक गवर्नमेंट बनाने के मौका दिया है। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, हम मिलते रहेंगे, आपका काम कैसे रहेंगे पूछने वाला हम रेडी रहेंगे। ईडी से लेके सब पब्लिक पहला पूछेंगे, अपोजिशन वाला छोड़ो, पब्लिक के लिए आंसर देना ही पड़ेगा भैया, ये मेरा है। अभी इनकी जो देखेंगे, देश को तो कुछ नहीं करा, अभी यहाँ पर कुछ करता बोल के तो मुझे तो भरोसा नहीं है, पब्लिक को भी नहीं है। देखेंगे, ठीक है। खैर आने वाला सिनेरियो बहुत कुछ साफ करेगा, अभी शपथ होने दीजिए। हाँ अमित जी जल्दी से, समय हो गया प्लीज। जी बिल्कुल राखी जी, देखिए 2010 के बाद विपक्ष का कहीं भी सरकार उन्होंने किसी भी राज्य में रिपीट नहीं किया है, तो ये कॉन्फिडेंस उनको कहां से आता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है जनता के लिए, और हमें जो बार बार जहां पे हम रिपीट कर रहे हैं हम गलत काम कर रहे हैं, हम जनता का भरोसा नहीं है हमारे साथ, पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश का आपने देखा होगा एक बयान आया है वहां के मंत्री का, वो बोलता है कि ममता बनर्जी का वो समर्थक है, और वो बोलता है कि ममता बनर्जी को इस्तीफा नहीं देना चाहिए, ममता बनर्जी ने नहीं दिया। उन्होंने अब बोला कि ममता बनर्जी को वहां से स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहिए बंगाल को। अब ये देखते हैं ममता बनर्जी का ये जो नफरत जो अब इतने सालों तक उन्होंने अपने अंदर छुपा के रखा है, वो कब बाहर निकलता है। खैर देखिए, सिनेरियो बहुत सारे देखने वाले बात होंगी। पहले तो शपथ होने दीजिए और उसके बाद देखें कि एज ए सीएम ये दोनों ही चेहरे कौन से बड़े निर्णय लेते हैं और किस चीज पर आगे बढ़ते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो है, सीएम के शपथ होनी है और सत्ता का अग्निपथ इन दोनों के लिए ही है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां होंगी और इन चुनौतियों से कितना पार पा पाएंगे ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।